नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब परिवार हंस एजुकेशन पर। दोस्तों आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने पर्यावरण अध्ययन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। हमारा पहला प्रश्न है, किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो बताइए दोस्तों, किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो जब ओजोन की सांद्रता 200 डाल्टन से कम हो जाती है तो उसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 200 डाल्टन। आगे बढ़ते हैं, BOD5 क्या है? बताइए फ्रेंड, BOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। यह एक मापन है जिससे जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD5 5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की एक इकाई है। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन से रेडिएशन में वृद्धि होती है? बताइए फ्रेंड, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन से रेडिएशन में वृद्धि होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए दोस्त, हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण ये किरणें पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं और अवरक्त किरणों जैसा व्यवहार करने लगती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस नेशनल पार्क से की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस नेशनल पार्क से की गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली पक्षी विहार या फिर दुधवा नेशनल पार्क। तो टाइगरों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को, कब? 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और कहाँ से की गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड से। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी घटना कब होती है? 1984 में। कब? 1984 में घटना होती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण यह घटना हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले जिस भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हंस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके अवश्य सब्सक्राइब कर लें। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? बताइए फ्रेंड कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 0.60%, 0.69%, 0.75% या फिर 0.65%। तो समुद्र का पीने योग्य जल है 0.65%। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 0.65। आगे बढ़ते हैं, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। बताइए फ्रेंड, श्वेत फेफड़ा कैंसर है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टेक्सटाइल से। होता क्या है दोस्तों, टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके फेफड़े में रुई के छोटे छोटे कण श्वास द्वारा अंदर एकत्र हो जाते हैं, इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र को विकसित किया जाए? तो सन 1994 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, सन 1994। ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर जो है धब्बे पड़ने शुरू हो गए थे। इसे देखते हुए वर्ष 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को यह आदेश दिया कि ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। कब दिया? 1994 में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं,
पौधों एवं जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो कौन सी पुस्तक तैयार की है? सबसे पहले तो IUCN का फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का फुल फॉर्म है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और रेड डाटा बुक की शुरुआत होती है 1964 में। कब? 1964 में रेड डाटा बुक की शुरुआत होती है। इसी पुस्तक को पौधों एवं जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। IUCN ने जो पुस्तक तैयार की है उसका नाम है रेड डाटा बुक। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, बताइए फ्रेंड, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटेकर, ज्योतिबा फूले, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1973 में इसकी शुरुआत होती है। वृक्षों के संरक्षण में यह आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं। लंदन धूम्र पाया जाता है, बताइए फ्रेंड, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन में या फिर इनमें से कोई नहीं। लंदन धूम्र होता क्या है? जब सर्दी पड़ती है तो सुबह सुबह आपने देखा होगा कि बहुत से धूल के कण ऐसे दिखाई देते हैं, अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जो कोहरा जैसा पड़ता है, उसे ही हम लंदन धूम्र कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, शीतकाल में सुबह के समय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी स्थित है, बताइए फ्रेंड, शांत घाटी कहाँ स्थित है? इससे कई क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांत घाटी के बारे में हमें जानना चाहिए। शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में स्थित है। यह स्थल विविधता का प्रमुख स्थल है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शांत घाटी केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। महासागरों में जल वृद्धि का कारण क्या है? बताइए फ्रेंड्स कि महासागरों में जल वृद्धि का कारण क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, इसको सही कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए फ्रेंड, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वे सभी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार हैं। क्या? जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सभी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैश्विक तापमान के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सभी गैसें जिम्मेदार हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10% का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए है गोल्डमान ने, ऑप्शन बी है लिंडमान ने, ऑप्शन सी है बेकमान ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 10% का नियम 1942 में, क्या 1942 में लिंडमान द्वारा दिया गया। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10% का नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के उपभोग से संबंधित नियम है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? पहले आपको बता दें कि जैव अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, ये सभी पदार्थ नष्ट न होने वाले पदार्थ हैं, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? ये सिकुड़ना गलत लिख गया है, यहाँ पे सही कर लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो श्वसन क्रिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़कर गिरने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए फ्रेंड, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5, 7, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 8.5। और 7 जल तथा नमक, किसका? जल तथा नमक का पीएच मान होता है 7 और सिरके का पीएच मान होता है 3।
आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 11 जुलाई को, 2 फरवरी को या फिर 11 फरवरी को? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 11 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स कि दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है वो है सिकोया। कौन सा? सिकोया। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिकोया एक ऐसा वृक्ष है जो दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। दोस्तों, ये थे पर्यावरण अध्ययन के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें हमने पढ़ लिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।